तो नमस्ते जी। आज की वीडियो में हम जो गणित है, वास्तविक संख्याएं, जो पहला पार्ट है इसके बारे में अध्ययन करेंगे और इससे जो रिलेटेड इंट्रो है, ये सब बातें मेन संख्याओं के प्रकार है, वो सब बातें हम लोग जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हम लोग शुरुआत करेंगे किससे? वास्तविक संख्याएं से। वास्तविक संख्याएं साथियों, ये वास्तविक संख्याएं, इसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप समझिए, जो रियल नंबर होते हैं, सबसे पहले बात करेंगे, पहले तो होता है संख्या। पहले क्या होता है? संख्या, जिसको हम लोग नंबर कहते हैं। नंबर को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक को हम कह देंगे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरा को हम लोग कह देंगे काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। अब आप लोग समझने का कोशिश कीजिए, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं क्या होता है। जो वास्तविक संख्याएं होता है, जिसे हम लोग वास्तव में यूज कर रहे हैं अभी वर्तमान, हम लोग जो गणित पढ़ेंगे, जैसे 1/2 हो गए, -1 हो गए, ऐसे दूसरा कलर में लिखते हैं, जैसे 1/2 हो गए, -√2 हो गए, 0.5 हो गए, 2 + √5 हो गए। तो ये सब हमारा क्या है? 1.5 रेकरिंग दे दिए। इस टाइप का जो भी संख्या मिलेगा, इसको हम लोग वास्तविक संख्या कहेंगे। काल्पनिक संख्या में देखिएगा, रूट के अंदर में अगर माइनस लग जाए, रूट के अंदर में यदि माइनस लग जाए, तो इसको कौन सा संख्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या। हालांकि इसका यूज हम लोग 10वीं क्लास में भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसे आयोटा से हम सूचित करेंगे, वो बाद में करेंगे। हम लोग अभी, मेरा टॉपिक है कौन सा? वास्तविक संख्या समझाना। कौन सा संख्या? वास्तविक संख्या। अब यदि वास्तविक संख्या का बात करें, इस पूरे वास्तविक संख्या को हम लोग दो पार्ट में आसानी से पढ़ सकते हैं। पूरे वास्तविक संख्या को हम लोग दो पार्ट में आसानी से पढ़ सकते हैं। आप लोग गौर से देखिएगा, एक आप इसको कहते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और दूसरा आप लोग कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। यानी वास्तविक संख्या को आप आसानी से दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। कौन सा? अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब हुआ इरेशनल नंबर, यानी इसका रेशियो नहीं होता है, ठीक है। इसका परिमेय संख्या जिसका रेशियो होता है। कहने का मतलब, आप गौर से देखिएगा, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या में क्या अंतर होगा। आप यहाँ देखिए, हम जो कह रहे हैं उसको गौर से देखिए। हम ये कह रहे हैं, जब आपका जिस संख्या को, ऐसे बोलते हैं, जिस संख्या को भिन्न के रूप में, किस रूप में? भिन्न के रूप में, भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। भिन्न के रूप में जब नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। और कहेंगे जिस संख्या को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न के रूप में जब लिख सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। साथियों गौर से समझिएगा, अगर भिन्न के रूप में लिखने का मतलब है, जैसे हमने कहा √2, इसका वर्गमूल नहीं निकलता पूरा, है ना, ये अपरिमेय संख्या है। जैसे हमने कहा कि 1.25225, ठीक है, इस तरह से जब जा रहा है, आप गौर से देखिए, इसमें 2 का रिपीटेशन हो रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इस टाइप का अगर संख्या आपको नजर आएगा, या कोई रूट में ऐसा नजर आएगा जिसका वर्गमूल नहीं निकल रहा हो, ठीक है, अगर इस प्रकार से कोई जोड़ा हुआ भी हो, और परिमेय में कोई परिमेय ही जोड़ा हो, ये इस टाइप से, यानी रूट के अंदर हो, इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा, वर्गमूल यानी रूट नहीं हट रहा हो, आपसे रूट नहीं हट रहा हो, तो ये मान के चलिएगा ये कैसा संख्या होगा? अपरिमेय। तो इस टाइप का, जो ये देखिए, बार बार संख्या का पुनरावृत्ति होगा, 1, 2 और 3, ये बढ़ता जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसके अलावा आपको और बहुत सारा उदाहरण आपको यहाँ पर नजर आएगा। जैसे हमने कहा कि जैसे √4 या √1, √4, ये परिमेय में आएगा। क्यों? क्योंकि इसको हम लिख सकते 1, इसको लिख सकते क्या? 2, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा जो है 1.25, तो ये हमारा परिमेय होगा। क्यों सर? ये परिमेय इसलिए होगा क्योंकि 1.25, इसको हम लोग 25 बार जा रहा है, तो 25 पर बार कर देंगे, यानी इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वो सीखेंगे हम लोग लिखने के लिए, ठीक है। इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसको नहीं सजा सकते क्योंकि ये बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, 1, 2, 3 इस तरह से बढ़ता जा रहा है। इस टाइप का अंतर देख लीजिए, ये हमारा परिमेय होता है, ये हमारा अपरिमेय होता है। अच्छा, यहाँ पर बच्चा जी आपको एक बात याद रखना, पाई भी हमारा कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का वही पर मान होता है कितना?
22/7, 22/7 ये परिमेय संख्या, 0 हमारा परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा, 1/2 हमारा परिमेय संख्या, -2 परिमेय संख्या है, 2/5 कुछ भी हो इस माइनस में ये परिमेय संख्या है। इस टाइप का हमारा क्या होता है जी, परिमेय संख्या होता है। रूट अंडर में माइनस में अगर लग जाए, जैसे हमने कहा -9, तो ये हमारा परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि इसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं -3, ठीक है, ये -3 + 3 इस तरह से निकाल सकते हैं। जिसका वर्गमूल निकल जाएगा रूट के अंदर वो भी परिमेय संख्या होगा, या नहीं तो अगर आपको पॉइंट में नजर आ रहा है तो ये बार वाला संख्या वो भी परिमेय होगा, और सीधा सा अगर पॉइंट में आपको लिख दें तो ये भी हमारा परिमेय संख्या होगा। ये बाकी सब परिमेय ही है, बस आपको यहाँ पर गौर से समझना। एगो आप याद रख लीजिए, कौन सा? पाई याद रख लीजिए। दूसरा, यदि आपका संख्या बार बार पुनरावृत्ति बढ़ते क्रम में हो रहा हो, पुनरावृत्ति बढ़ते क्रम में हो रहा तो अपरिमेय होगा। ऐसा संख्या हो जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो, नहीं टूटता हो, तो उसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। रूट नहीं हटना चाहिए, रूट अगर नहीं हटेगा तो अपरिमेय होगा। चाहे यहाँ पर रूट 1 वाला रहे कि 2 वाला, ये अगर रूट का आपको परेशानी है तो एक वीडियो डालूंगा और रूट वाला देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, परिमेय अपरिमेय विश्वास से आप समझ गए होंगे, परिमेय अपरिमेय समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से आपको इसी प्रकार से कुछ भी लिख के दे देता है, कभी कभी क्या कह देगा, मान लीजिए कह देगा 25/49 ये कैसा संख्या है, इसका वर्गमूल हम निकालते, 25 का 5 निकालते, 49 का 7, ये तो हमारा परिमेय संख्या है। ये कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आपको पूछेगा, ये हम कर लेंगे बात। संख्या का यदि मेनली देखें अन्य प्रकार, संख्याओं के अन्य प्रकार की बात करें, चलिए बात करते हैं संख्याओं के अन्य प्रकार। देखिए, संख्याओं के अन्य प्रकार की यदि बात करें, आप लोग यहां पर ध्यान से देखिएगा, हम लोग यदि संख्या का इस तरह से बांटे तो हमने 2 पार्ट में इसको तोड़ा। पहला को हमने कहा वास्तविक और हमने कहा काल्पनिक। काल्पनिक हमने समझा दिया। वास्तविक को हमने 2 पार्ट में तोड़ा, एगो को बोलेंगे क्या? परिमेय, और दूसरा को बोलेंगे क्या? अपरिमेय, ठीक है। और हमने अपरिमेय को अभी छोड़ दिया, और यदि बात करें परिमेय को, तो परिमेय में आपने देखा, परिमेय में आपने देखा एक ऐसा आया होगा जो भिन्न आया होगा, है ना, एक कैसा आया होगा? भिन्न, ठीक है। एक दूसरा आया होगा, ऐसे कह सकते हैं इसको, एक आया होगा साधारण भिन्न, अच्छा भिन्न ही रहने देते। एक क्या आया? भिन्न। और दूसरा आया हमारा क्या? दूसरा आया जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक। भिन्न और क्या हुआ? पूर्णांक। भिन्न और पूर्णांक मतलब ये हुआ, पूर्णांक मतलब आप ये समझिए, पूर्णांक मतलब हम ये कहना चाहते हैं, जैसे आपने देखा 0, 1, -1, 2, -2, इस टाइप का जो जा रहा है, पूरे पूरे अंक पूर्णांक। अभी आगे लिखेंगे परिभाषा, पूरे पूरे अंक को क्या कहेंगे? पूर्णांक। यानी बट्टे में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए, उसका पूर्णांक। भिन्न अब पूर्णांक हो गया, पूरा पूरा अंक, ये भी परिमेय है। अगर बात करेंगे भिन्न का, जो भिन्न हमारा देख रहे हैं आप, इस भिन्न को हम लोग 2 पार्ट में हम तोड़ सकते हैं। कौन कौन पार्ट सर? भिन्न को आसानी से हम लोग 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। भिन्न को 2 पार्ट में ये तोड़ सकते हैं, एक को आप कहेंगे क्या? साधारण भिन्न। एक को क्या कहेंगे? साधारण भिन्न, साधारण भिन्न। दूसरा कहेंगे क्या? दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न और क्या बोलेंगे? दशमलव भिन्न। साथियों, यदि साधारण भिन्न का बात करते हैं, भिन्न का पहले बात कर ले तो उसके बाद संख्या और पूर्णांक का बात करेंगे। साधारण भिन्न का बात करते हैं, साधारण भिन्न का मतलब हुआ, पहले दशमलव भिन्न का बात, दशमलव भिन्न का मतलब हुआ, अगर आप दशमलव में कोई संख्या को देख रहे हैं, 1.25, 0.2, ये सब हमारा क्या हुआ? दशमलव भिन्न हुआ, ठीक है, दशमलव भिन्न, ये हमारा साधारण भिन्न है। अगर बात करें हम साधारण भिन्न का, इधर से करते जाएंगे, साधारण भिन्न को हम लोग जो है आराम से 3 पार्ट में बांट सकते हैं। साधारण भिन्न को कितने पार्ट में बांट सकते हैं? 3 पार्ट में। एगो को हम बोलते हैं जिसका नाम होता है उचित भिन्न। क्या होता है? उचित भिन्न। और इसी को हम लोग सम भिन्न के नाम से जानते हैं।
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सम भिन्न कहते हैं, सम भिन्न कहते हैं। और ये सम भिन्न क्या होता है, अंश भिन्न आपको पता है अंश बटा हर होता है, अंश बटा हर होता है। अंश क्या होगा, छोटा, अंश क्या होगा छोटा, हर क्या होगा बड़ा। अंश छोटा, हर जब बड़ा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, उचित भिन्न कहेंगे। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं विषम भिन्न। कौन सा भिन्न कहते हैं, विषम भिन्न कहते हैं। इसको तब कहेंगे जब ऊपर में क्या होगा बड़ा और नीचे में क्या होगा छोटा, नीचे में छोटा, ठीक है, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विषम भिन्न कहेंगे। जैसे 2/5 हमारा सम भिन्न हुआ और वही 5/2 हमारा क्या होगा, विषम भिन्न होगा। क्लियर है, ये हमारा 2/5 सम भिन्न है और 5/2 हमारा क्या है, विषम भिन्न है। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, मिश्रित भिन्न। कौन सा भिन्न कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। मिश्रित भिन्न का जब साथियों बात करते हैं, ये दोनों मिला हुआ हो, यानी एक होगा विषम भिन्न, विषम प्लस क्या होगा सम, दोनों मिला हुआ हो। आप गौर से समझिएगा, जैसे 2.1/5 लिखे हैं, इसका मतलब ये होता है कि 2 + 1/5, इसका मतलब होता है क्या, 2 + 1/5। तो 2/1 हमारा ऊपर में बड़ा नीचा में एक छोटा हो जाएगा, ये विषम भिन्न हो जाएगा। 1/5 ऊपर में छोटा नीचा में बड़ा, ये सम भिन्न हो जाएगा। तो सम विषम मिला है, तो इस प्रकार जो संख्या लिखल रहेगा उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मिश्रित भिन्न के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हम क्या जानते हैं, मिश्रित भिन्न के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ तक। यानी हमने कहा कि साधारण भिन्न 3 प्रकार का, उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है, जब अंश ऊपर में छोटा हो नीचा में हर बड़ा हो। विषम भिन्न क्या होता है, जब अंश बड़ा हो हर छोटा हो, जैसे लिख दिया। मिश्रित भिन्न, आप विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न बना सकते हैं, मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न बना सकते हैं, ये नहीं चेंज होगा। ठीक है, चलिए अब भाई ये साधारण भिन्न हो गया। अब हम दूसरा बात कर रहे हैं, दूसरा बात हम करेंगे कौन सा, दूसरा बात करेंगे हम दशमलव भिन्न का। दोस्तों जब दशमलव भिन्न का बात करें, दशमलव भिन्न क्या होता है, आप जरा गौर से देखिएगा। दशमलव में जो दशमलव का यदि बात करें, एक होता है क्या शांत, एक होता है क्या अशांत। शांत और अशांत क्या होता है सर, शांत अशांत समझिए। शांत अशांत क्या होता है, जब आप दशमलव के बाद कहीं पर आप कटते हुए संख्या को देख रहे हैं, ये शांत है, और दशमलव के बाद कटते हुए नहीं देख रहे हैं, ये हमारा क्या है अशांत। इस टाइप का हमारा क्या है अशांत। अगर दशमलव के बाद कट गया कहीं कहीं पूरा पूरा शांत, और नहीं कटा तो अशांत। ठीक है, शांत। अच्छा, अब यदि अशांत यदि बात करते हैं सर, अशांत को हम लोग 2 पार्ट में बांट देते हैं। अशांत को देखिए 2 पार्ट में बांटेंगे। कैसे सर, अशांत आपने शुरू में देखा था, अशांत 2 प्रकार का होता है। एक होता है जो अशांत आवर्ती कहते हैं, अशांत क्या होता है आवर्ती होता है। एक होता है अशांत अनावर्ती होता है। अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती क्या होता है, गौर से समझिए। अशांत आवर्ती का मतलब हुआ कट तो नहीं रहा लेकिन आवर्त लग सकता है। जैसे 1.25 कट नहीं रहा, 2525 बार बार जा रहा है, देखिए गौर से 2525 बार बार जा रहा है, 2525 बार बार जा रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 1.25 का बार। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, अशांत तो है लेकिन आवर्ती है। यही पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1.25 225 2225 आप यहाँ पर बार नहीं लगा सकते हैं। किस पर लगाइएगा, 25 पर लगाइएगा, देखिए 25 दूर होता जा रहा है, तो नहीं लगा सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा अशांत क्या हुआ, अशांत अनावर्ती। ये जो साथियों अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है, इसको हम लोग असली में क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं। तो आपको पूछेगा अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, क्या कहिएगा, अशांत अनावर्ती होता है। अब बाकी ये जितना देख रहे हैं आप, इधर जितना हमने छापा है, ये हमने जितना छापा है सब हमारा परिमेय संख्या। इसके अलावा सभी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, सभी हमारा क्या है, परिमेय संख्या। चलिए अब बात करते हैं हमारा जो पूर्णांक है, इसको तोड़ने का हम प्रयास करते हैं, इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। चलिए इधर साइड कर देते हैं, एक बार इसका लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे यदि बात करें पूर्णांक का, पूर्णांक में 3 चीजें सम्मिलित होता है। पूर्णांक में 3 चीजें सम्मिलित होता है। एक 0 से पहले ऋणात्मक, एक होता हमारा क्या शून्य, एक होता हमारा क्या धनात्मक। तो आपको समझ में आया, 0 से पहले क्या बोलेंगे, 0 से पहले यानी ऋणात्मक क्या हुआ, -1 -2 -3 ये हुआ, ये हमारा शून्य हो गया, ये हमारा 1 2 3, ठीक है, हमारा धनात्मक हो गया। ठीक, क्लियर है।
यही जो धनात्मक है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं या प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है। और जब इस दोनों में शून्य का समागम यानी धनात्मक में शून्य सहित 0 1 2 3 4 कह देते, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। कौन सा संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। कौन सा संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ये इसका बात हम आगे करेंगे। अभी अगर बात करें इसी प्राकृत संख्या को, इसी प्राकृत संख्या को हम लोग अब आसान से 4 भाग में बांट देंगे। एगो कहेंगे भाज्य, एगो कहेंगे क्या? अभाज्य, एगो कहेंगे क्या? सम, एगो क्या कहेंगे? विषम। सम और विषम। क्लियर? इस तरह से हम क्या करेंगे? संख्या को बांट देंगे। इस तरह से संख्या को हम क्या करेंगे? बांट देंगे। ये हमारा संख्या वृक्ष हो गया। यहाँ पर हमने चार्ट बना दिया। एक एक करके अब हम जानने का कोशिश करेंगे आगे क्या होता है। ठीक है। इसको हम लोग जैसे भाज कह दे तो भाज जो अपना अलावा दूसरे से करता है हम लिखेंगे। जैसे हमने कहा 4 6 है ना, 8 9 इस तरह से। अभाज जैसे हमारा 2 3 5, 2 3 5। ठीक है। सम हमारा 2 4 6। इसके बाद यदि बात करें विषम हमारा 1 3 और 5। ठीक है। चलिए ये हम बात अभी कर रहे हैं आगे। हम यदि पहला बात करें, पहला क्या होता है? पहला बात करेंगे हम कौन सा? इधर से बात करें पूर्णांक। पूर्णांक ठीक है। ये हम किसका बात कर रहे हैं? पूर्णांक का। क्या कहेंगे? शून्य सही धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे 0 -1, फिर धनात्मक में 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2 इस टाइप से जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है। चलिए इसके बाद जो है, इसके बाद जो हमारा दूसरा परिभाषा प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की शुरुआत कहाँ से करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 इस टाइप से बोलते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? प्राकृत संख्या। तीसरा यदि इसमें बात आएगा पूर्ण संख्या का, होल नंबर।
जब प्राकृत संख्या की शुरुआत शून्य से करते हैं तो वह पूर्ण संख्या बनता है। प्राकृत संख्या को शून्य से शुरू करने का मतलब 0, 1, 2, 3 इस तरह से जाएगा। यहाँ मेन चीज ये है, हम लोग प्राकृत संख्या को n से सूचित करते हैं। यहीं पर बात करें पूर्ण संख्या को W से सूचित करते हैं। जो मेन क्वेश्चन है कि जो हमारा पूर्ण संख्या है, 0 को देखिए, ये केवल पूर्ण संख्या है और ये प्राकृत संख्या नहीं है। कहने का मतलब जितने भी प्राकृत संख्या सब पूर्ण में है, लेकिन सभी पूर्ण प्राकृत में नहीं है। ये क्वेश्चन बनता है क्या, सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं है। जैसे शून्य एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृत नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद का प्राकृत पूर्ण का जान चुके हैं। इसके बाद हम लोग तीसरा परिभाषा जानने वाले हैं। तीसरा परिभाषा हमारा होगा कौन सा, पूर्णांक संख्या। कौन सा संख्या, पूर्णांक संख्या, है ना। इसको हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। अब हम लोग इसे क्या कहेंगे, शून्य सहित, क्या बोलेंगे, शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक, शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं, है ना, को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब एक बात बताइए, शून्य सहित कह रहे हैं, इसका मतलब शून्य को भी शामिल करेंगे। शून्य से पहले क्या होता है, कहेंगे -1। उससे भी पहले क्या होता है, -2। उससे भी पहले क्या होता है, -4। इस प्रकार से जाते रहेगा। इधर क्या है, 1, 2, 3, 4 इस तरह से जाते रहेगा। ना तो सबसे बड़ा कह सकते, ना तो सबसे छोटा कह सकते। ये हमारा पूर्णांक है। पूर्णांक में आपको याद रखना है पूरा अंक, अधूरा नहीं, है ना। ये पूरा सौंसे बोलते हैं ना, पूरा अंक होना चाहिए। पूरा अंक, और उसको क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्लियर है बात को, पूर्णांक। जैसे 2/5 ये हमारा पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये पूरा अंक नहीं है। क्लियर है बात की नहीं। चलिए उसके बाद हमारा दूसरा जो परिभाषा होगा वो हमारा क्या होगा, वो बोलिए क्या होगा, सम संख्याएं, जिसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं। सम संख्याएं किसको कहेंगे, जो प्राकृत संख्याएं 2 से पूर्णतः
पूर्णतः मतलब पूर्ण संख्या में पूर्णतः विभाजित हो, है ना। जो प्राकृत संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो। अब गौर से समझिए, हम क्या करें, प्राकृत संख्या 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, इस तरह से कौन है प्राकृत संख्या। अब इसमें 2 से कटने वाला बात कौन है, कहेंगे ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है और ये क्या है 8 है। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, सम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। ठीक है, सम संख्या है ना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 से कटने वाला है। क्लियर है बात, क्लियर है कि नहीं बताइए, क्लियर है कि नहीं। ये हमारा पूर्णांक और क्या हो गया, सम संख्या। अब हम बात करते हैं तीसरा, चौथा बात करते हैं, हमारा कौन है, हमारा है कौन सा संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या है, ओड नंबर, है ना। क्या कहेंगे, जो संख्या ऐसे बोलेंगे, जो प्राकृत संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। ठीक है, तो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो मतलब जैसे हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे भी लिख लेंगे। इसके बाद हम कहेंगे 2 से कटने वाला कौन नहीं है, तो कहेंगे 1 नहीं कटने वाला है, 3 नहीं कटने वाला है, 5 नहीं कटने वाला, 7 नहीं कटने वाला, 9 नहीं कटने वाला है। ये सब हमारा क्या कहलाएगा जी, ये सब क्या कहलाएगा, विषम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विषम कहलाएगा। क्लियर है बात कि नहीं, ये सब क्या कहलाएगा, विषम कहलाएगा। अब एक बात यहाँ पर गौर से समझिए, अब बताइए सम प्लस सम संख्या को सम संख्या में जब जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या प्राप्त होगा जी, सम संख्या। जोड़ के देख लीजिए, 2 में 4 जोड़िए 6 होगा, 6 में 8 जोड़िए क्या होगा। दोस्तों उदाहरण एग्जाम्पल कहने का मतलब 2 में अगर आप 4 जोड़िएगा तो क्या होगा 6, ऐसे करके। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, सम में आप क्या जोड़ दीजिए, विषम। तो आप जोड़ के देख लीजिए, 2 में अगर आप 5 जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है 7, और जोड़िए। 4 में अगर आप 3 जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है 7। सम में विषम जोड़ने से हमारा विषम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, विषम। सम में विषम जोड़ने से क्या प्राप्त होता है, विषम प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर बात करें विषम प्लस विषम, विषम प्लस विषम, ये हमारा विषम प्लस विषम क्या प्राप्त होगा, तो जोड़ के देख लीजिए तब तो समझ में आएगा। 3 प्लस मान लीजिए 5 कितना हुआ 8। कोई भी उदाहरण ले लीजिए, जैसे 3 प्लस ले लीजिए 1 कितना हुआ 4। कुछ विषम जोड़िएगा तो क्या प्राप्त होगा, सम। तो गौर से इस चीजों को देखिए, सम प्लस सम बराबर सम, सम प्लस विषम बराबर विषम, विषम प्लस विषम बराबर सम। क्या फायदा सर, इससे फायदा क्या हुआ आपको बता रहे हैं। जैसे हमने कहा कि आप ये हमें बताइए, n यदि प्राकृत संख्या हो, n यदि क्या हो, प्राकृत संख्या हो, n क्या है, प्राकृत संख्या हो, अगर 1n बोलिए, 2n का मान बोलिए, 3n का मान बोलिए, 4n का मान बोलिए, 5n का मान बोलिए। कहेंगे 1n का मतलब हो, जैसे n का मान 1 रखिए तो 1 गुना 1, तो n का मान क्या रख सकते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से रख सकते हैं। 1 गुना 1 तो 1 होगा, है ना। अगर बात करेंगे 2 रखेंगे 2 का 2 होगा, 3 रखेंगे 3 का 3 होगा, 4 रखेंगे 4 का 4 होगा, 5 रखेंगे 5 का 5 होगा। ठीक है, इसमें देखिए 1 रखेंगे तो 2 का 2 हुआ, 2 रखेंगे 2 दुना कितना हुआ 4 हुआ, 3 रखेंगे 3 दुना कितना हुआ 6, 4 रखेंगे 4 दुना कितना हुआ 8, और 5 रखेंगे 5 दुना कितना हुआ 10। ये बोलिए, 1 रखेंगे 3 का 3, 2 रखेंगे 3 दुना 6, 3 रखेंगे 3 तिया 9, 4 रखेंगे 4 तिया 12, 5 रखेंगे 15, इस तरह से। इसको बोलिए 1 रखिए 4 का 4, 2 रखिए 8, 3 रखिए 12, 4 रखिए 16, 5 रखिए 20, जा रहा है इस तरह से। इसको बोलिए 5 का 5, 5 दुना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, इस प्रकार से जा रहा है, 5 पंचे 25। अब एक बात आप गौर से देखिए, हम आपको ये सिखाना चाह रहे हैं, ये देखिए, ये सम या
विषम। ये जो एक एन है ये सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। ये जो 2 एन आप देख रहे हैं ये केवल क्या हो रहा है, सम। ये जो 3 एन है आप गौर से देखिए, ये सम भी है या क्या है, विषम भी है। तो ये जो 4 एन है ये क्या है, 4 एन है, तो ये हमारा क्या है, क्योंकि ये हमारे साथ सम है। फिर इसी प्रकार से ये हम देखिए यहाँ विषम भी है, सम भी है और क्या है, विषम है। सम या क्या है, विषम है। अच्छा, हम सिखाना ये चाह रहे हैं, हमारा जो मोटिव सिखाने का ये है कि हम ये कह रहे हैं अगर आप यहां पर ये विषम संख्या को नजर से देखिए, अगर विषम संख्या लगा हो, n लगा हो, तो ये सम भी है या क्या है, विषम है। सम भी है और क्या है, विषम है। बोलिए, सम या क्या है, विषम है। सम या विषम कौन है, 1n, 3n, 5n, 7n, है ना, ये कुछ भी 1 3 5 7 9n, है ना, 11n, इस प्रकार से ये सम भी है और विषम भी है। केवल सम है कौन, 2n, 4n, 6n, 8n, ये केवल क्या है, सम है। ये केवल क्या है, सम है। अब हम ये कहना चाहते हैं, अच्छा एक बात बताइए, हमने कहा आप सम का रूप देखिए, सम का रूप, आपको कहेंगे ये 2n किसका रूप है, बिल्कुल सम का रूप है। 2n किसका रूप है बताइए, 2n किसका रूप है, सम का रूप है। अच्छा 2n में अगर आप 2 जोड़ दीजिए तब भी सम हुआ, 2n में अगर आप 4 जोड़ दीजिए तब भी सम होगा, होगा कि नहीं बोलिए। 2n में अगर आप 6 जोड़ दीजिए तब भी क्या होगा, सम होगा। आपको पता है ये सब सम है, ये सब क्या है, सम है। ये सब जब सम है, इसके बाद प्लस में कोई सम संख्या दे दे तो रिजल्ट क्या होगा, सम संख्या। रिजल्ट क्या होगा बोलिए, सम संख्या। फिर से समझिए, जैसे 6n क्या है, सम है, इसमें कोई सम जोड़ दिए, ये किसका उदाहरण हुआ, सम का रूप हुआ। ये किसका रूप हुआ जी, सम संख्या का रूप हुआ। जैसे 8n दे दिए, इसमें 2 जोड़ दिए, 8n तो सम है ही, और इसमें 2 जोड़ दिए, तो ये भी किसका रूप हुआ, सम का रूप हुआ। किसका रूप हुआ, सम का रूप हुआ। क्लियर है ये बात, क्लियर है कि नहीं बोलिए। इसी प्रकार से ये सम में जब सम जोड़े तब सम हुआ, सम में सम जोड़े तो सम हुआ। सम में यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 0 जोड़ल है, इसे बोल रहे हैं, ठीक है। सम में सम जोड़े तो क्या हुआ, सम हो गया। अब हम बात करते हैं यहीं पर किसका बात करते हैं, विषम का रूप। किसका रूप, विषम, विषम संख्या का रूप, विषम संख्या का रूप। हम कहेंगे अभी हमने पढ़ा सम में जब आप क्या जोड़ दीजिएगा, विषम। सम में क्या जोड़ दीजिएगा बोलिए, सम में क्या जोड़ दीजिएगा, विषम, तो क्या प्राप्त होगा, विषम। सम में क्या जोड़ दीजिएगा, विषम, तो हमारा क्या प्राप्त होगा, विषम। सम में जब विषम जोड़ेगा तो विषम। हमने कहा सम कौन है, कहेंगे जैसे 8 है, सम है, इसमें 1 जोड़ दीजिए, ये किसका उदाहरण हुआ जी, विषम का। देख लीजिए 8 का 8 में 1 जोड़िए 9 होगा, 2 रखिए, 8 2 16 में 2 17 होगा। जैसे 4n + 3, ये किसका रूप हुआ बोलिए, विषम का। जैसे 6n + 5, ये किसका रूप हुआ, विषम का, ठीक है। ये किसका रूप हुआ, विषम का। क्लियर है ये बात, ये बात क्लियर है कि नहीं बताइए। ये सम का रूप और क्या, विषम का रूप। विश्वास है ये अच्छा सर आप समझ गए होंगे, क्योंकि आपको परीक्षा में पूछेगा ऐसे करके, आपको क्वेश्चन पूछेगा निम्न में कौन धनात्मक सम संख्या, धनात्मक सम संख्या का रूप है, धनात्मक सम संख्या का रूप है। 1 नंबर में 2n, 2 नंबर में 2n + 3, 3 नंबर में 4n + 1, 4 नंबर में n, ये बोल रहे हैं। तो धनात्मक और सम संख्या होना चाहिए। n का मान यदि बच्चा जी 1 रखते हैं, 1 रख 2 का 2, 2 रखे 2 दूना 4, 3 रखे 3 दूना 6, यानी यही होगा। 1 रखते 2 का 2 3 5, 2 2 दूना 4 3 7, विषम हो रहा है, ये विषम। ये 1 रखेगा तो विषम, 2 रखेगा तो सम, 3 रखेगा तो विषम, 4 रखेगा तो सम विषम दोनों हो रहा है, लेकिन आपको सम का पूछा तो यही होगा आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा परीक्षा में। क्लियर है ये बात है कि नहीं बोलिए, क्लियर है कि नहीं, ये सब चीजें क्लियर है। चलिए अब मेरा जो अगला परिभाषा आएगा, मेरा जो अगला परिभाषा आएगा बच्चा जी, वो आएगा क्या नंबर का होगा जी, 5 नंबर। पांचवा जो परिभाषा आएगा वो आएगा कौन सा, अभाज्य संख्या।
कौन सा संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? कहेंगे जो प्राकृत संख्याएं, जो प्राकृत संख्याएं एक तथा स्वयं, एक तथा स्वयं, याद रखिएगा प्राकृत लिख रहे थे इसका मतलब माइनस में सम विषम नहीं होता, भाज्य भाज्य माइनस में नहीं होता। -2 पूछेगा सम है? नहीं है, नहीं है, क्योंकि वो माइनस में। ठीक है, ये याद रखिए। -2 सम है, सम है तो कहेंगे नहीं है, क्यों? ये ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक नहीं। हम बात करें केवल प्राकृत का। जो प्राकृत संख्या एक तथा स्वयं के, एक तथा स्वयं के अलावा, स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से, दूसरे संख्या से विभाज्य, दूसरे संख्या से विभाज्य नहीं हो, विभाज्य नहीं हो, है ना। दूसरे संख्या से विभाज्य नहीं हो, कहने का मतलब ये देखिए, जैसे हमने कहा एक को छोड़ के बताया बात कर, दो किससे कटता है? एक से और किससे? 2 से। 3 किससे कटता है? 1 से और 3 से। 5 किससे कटता है? 1 से और 5 से। 7 किससे कटता है? 1 से और 7 से। 11 किससे कटता है? 1 से और 11 से। आप गौर से देखिए, जो अभाज्य संख्या होता है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या कौन कौन गुणनखंड होते हैं बच्चा जी? 2 गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड मतलब जो उसको काट देता है। जैसे 2 को कौन कौन काटता है? 1 और 2। गुणनखंड क्या होता है? किसी संख्या को जो सब संख्या काटता है वो उसका गुणनखंड होता है। ये आगे कर लेंगे, हम लिखेंगे ये बातों को। 2 गुणनखंड होता है। 2 गुणनखंड कौन कौन होता है? एक तो 1 होता है और दूसरा क्या होता है? स्वयं होता है। दूसरा क्या होता है? स्वयं होता है। यहाँ सीखने योग्य बात है, यहाँ सीखने योग्य बात ही है, एक क्या है? सबसे छोटी गुणनखंड, है ना। किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड कौन होता है? 1 होता है ना। ये क्या है? स्वयं क्या है? सबसे बड़ी गुणनखंड, सबसे बड़ी गुणनखंड। आपको पूछेगा का सबसे बड़ी गुणनखंड क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? स्वयं होता है। जैसे 11 का सबसे बड़ी गुणनखंड क्या है? 11 सबसे छोटी, ठीक है। और अभाज्य संख्या कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है ये बात कि नहीं? क्लियर है कि नहीं बोलिए। अब अभाज्य संख्या के अलावा, अभाज्य संख्या में हम और कुछ अभाज्य का बात करेंगे। अब हम बात करेंगे एक होता है कौन सा? जुड़वा अभाज्य। कौन सा? जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य क्या होता है? गौर से देखिए। अब कुछ अभाज्य संख्याएं हम आपको बता रहे, जैसे हमने कहा 2 और 3। अच्छा, 1 मिनट। तीन और 5, 5 और 7, 11 और 13, ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि 17 और 19। इसके बाद हमने कहा 29 और 31। उसके बाद 41 और 43। उसके बाद क्या? उसके बाद हम लिख रहे हैं 59 और 61। उसके बाद हम लिख रहे हैं 71 और 73। गौर से इसको देखिए, इसमें क्या देख रहे हैं? क्या कहेंगे? दोनों अभाज्य संख्या, अंदर में दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या कहेंगे? 2 अभाज्य संख्याएं, वे दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच एक भाज्य हो, जिनके बीच क्या हो? एक भाज्य हो। जैसे 3-5 के बीच में कौन है? 4 है। 5-7 के बीच में कौन है? 6 है। समझ गए होंगे। वे अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में एक भाज्य हो, या आप दूसरे तरह से बोलिए, वे दो अभाज्य संख्याएं
जिनका अंतर 2 हो। अब देखिए दोनों के डिफरेंट कितना का है, 2 का। 5 में से 3 गया तो 2, 5 में 7 में से 5 गया तो 2, अंतर 2। अच्छा, और देखिए इसके बाद ये हमारा यहाँ पर होता है। इसके बाद एक और परिभाषा होता है, तब इसका जो डिटेल बात करेंगे वो करेंगे। अच्छा, इसका ये एक देख लेना, और इसका HCF 1 होता है। HCF कितना होता है, 1 होता है। ये HCF कितना होता है, 1। आप निकाल के देख सकते हैं HCF। अगला परिभाषा जो मेरा है वो है कौन, सह अभाज्य संख्या। कौन सा, सह अभाज्य संख्या। ये समझिएगा ध्यान से, सह अभाज्य क्या है। यहाँ है जुड़वा अभाज्य, यहाँ कौन है, सह अभाज्य। सह अभाज्य क्या होता है, आप फिर से देखिए। जैसे हमने कहा 2 और 3 है ना, 5 और 7, 7 और 9, 8 और 25 है ना, 17 और 20 आदि आदि, कुछ भी। आप गौर से देखिए, 2 संख्या, सह मतलब 2, जुड़वा मतलब भी 2, 2 इसमें भी लेते, 2 इसमें भी। 2 ऐसा संख्या है, इसमें कोई हो, भाज्य हो अभाज्य, उससे कोई मतलब नहीं है। सम हो विषम, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2 संख्या का पेयर होना चाहिए। अगर दोनों का महत्तम कितना हो जाए, 1, यानी HCF 1 हो जाए, HCF 1 हो जाए। यहाँ पर बोलेंगे कोई 2 संख्या बचा है, क्या बोलेंगे, कोई भी 2 संख्याएं, जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF क्या हो, 1 हो। कोई भी 2 संख्या जिसका HCF क्या हो, 1 हो, उसे क्या कहेंगे, सहअभाज्य कहेंगे। आप कोई भी ले सकते हैं, जरा देखिए। HCF 8, 25 का HCF, दोनों देखिए, दोनों भाज्य है, लेकिन HCF क्या, 1 है। ऐसे करके आपको पूछ देगा, क्वेश्चन पूछ देगा, निम्न में कौन सह अभाज्य है ना, सह अभाज्य। बोलिए, 8, 25 दे दिया ऑप्शन में, 6, 20 दे दिया ऑप्शन में, 18 और 20 दे दिया ऑप्शन में, 9 दे दिया। तो आपको खोजना है दोनों का महत्तम कहाँ 1 पुर रहा है। हम कहेंगे महत्तम यहाँ 1 पुर रहा है, ठीक है। 8, 25 का महत्तम 1, तो ये हमारा क्या हो गया, सहअभाज्य हो गया। अब आप लोग गौर से देखिए, आप देखिए इसमें एक कंडीशन है कि इसका HCF 1 होता है, इसमें भी इसका HCF क्या होता है, 1 होता है। यानी इसमें एक ही कंडीशन होना चाहिए, महत्तम क्या हो जाना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या कंडीशन है, 3 कंडीशन है, ठीक है, 3 कंडीशन है। हम कह सकते हैं जितने भी जुड़वा अभाज्य है सब कौन सी है, सहअभाज्य, क्योंकि इसका सबका तो महत्तम 1 होता है। जितने जुड़वा अभाज्य सब क्या है, सहअभाज्य। लेकिन सभी सहअभाज्य जुड़वा अभाज्य नहीं है, ये बात हमको कहना है। क्या कहेंगे, सभी जुड़वा अभाज्य एक सहअभाज्य है। क्योंकि सभी जुड़वा अभाज्य का महत्तम कितना होता है, 1 होता है, तो एक सहअभाज्य का महत्तम होना चाहिए। सभी जुड़वा अभाज्य एक सहअभाज्य है, सभी जुड़वा अभाज्य एक क्या है, सहअभाज्य है। लेकिन सभी सहअभाज्य एक जुड़वा अभाज्य नहीं है, जुड़वा अभाज्य नहीं। ये बात क्लियर है कि नहीं, बोलिए, क्लियर है कि नहीं। अब आपको ये देखना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है जी, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य कौन है, 2 है। और याद रखिएगा, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, ये आपको याद रखना है। एक न तो भाज्य है, न ही क्या है, अभाज्य, याद रखना, ठीक है। चलिए, ये हमारा हो गया। अब हमारा जो अगला परिभाषा होगा वो हमारा कौन होगा, 8 नंबर। इसको हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। क्या कहेंगे, भाज्य संख्या है ना, भाज्य संख्या। इसको हम लोग यौगिक भी कह देते हैं, यौगिक संख्या है ना। उसको हम लोग रूढ़ संख्या कहते हैं, अभाज्य को किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग रूढ़ भी कह देते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए, अब हम यहां पर क्या कहेंगे, वे प्राकृत
संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा दूसरा या दूसरे किसी संख्या से भी भाज्य हो। दूसरे किसी संख्या से भी भाज्य हो, ये बात बोलते हैं ना। तो दूसरे किसी संख्या से भाज्य कहने का मतलब यहाँ से देखिए 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ देखिए हमने कहा 4, तो 4 किससे किससे कटता है, 1 से, 2 से और 4 से। 6 किससे कटता है, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। 8 किससे कटता है, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। मतलब ये हम कह रहे हैं, यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं भाज्य संख्या के कम से कम कितने 3 गुणनखंड होते हैं। कम से कम कितने गुणनखंड होते हैं, 3 गुणनखंड होते हैं। ज्यादा से ज्यादा तो कितने हो सकता है, लेकिन कम से कम क्या होगा, 3 होगा। कम से कम 2 होगा तो ज्यादा से ज्यादा 2 होगा, अधिक से अधिक 2 होगा तो अभाज्य हो जाएगा, ठीक है। कम से कम क्या होता है, 3 गुणनखंड होता है। तो 3 गुणनखंड कौन कौन होता है, एगो तो एक होगा ही, एगो स्वयं होगा ही, इसके अलावा कोई और हो सकता है ज्यादा। कम से कम 3 होगा, अधिक से अधिक नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे छोटा गुणनखंड 1 का, सबसे बड़ा तो वही तो पहले ही लिखे थे, है ना, ये याद रखिएगा। अभाज्य संख्या के एक से अधिक गुणनखंड, ये भी कह सकते हैं वे संख्या जिसके एक से अधिक गुणनखंड होते हैं उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। एक से अधिक गुणनखंड होगा उसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। क्लियर है कि नहीं, एक से अधिक गुणनखंड होगा तो उसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या हम लोग कहेंगे, ठीक है। भाज्य संख्या हम लोग कहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं गुणनखंड का। किसका बात करते हैं, गुणनखंड का। इसको हम लोग फैक्टर कहते हैं। गुणनखंड क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, फैक्टर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तक कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, किसी संख्या या किसी दी गई संख्या को जो सभी संख्याएं विभाजित जो सभी संख्या विभाजित करती है वह दी गई संख्या का क्या होता है, गुणनखंड। दी गई संख्या क्या होता है, गुणनखंड होता है। दी गई संख्या क्या होता है, गुणनखंड होता है। देखिए कहने का मतलब है, जैसे हमने कहा 20, तो 20 को कौन कौन काटता है, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 10 और 20। ये सब हमारा क्या है, गुणनखंड है। ये सब क्या है बच्चा जी, गुणनखंड है। ये सब क्या गुणनखंड है। तो 20 का गुणनखंड कौन है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 और 20 है। ऐसे ही 25 का कौन है बता दीजिए, 1 है, 5 है और क्या है, 25 है। ये हमारा क्या है, गुणनखंड। समझ गए होंगे। गुणनखंड क्या होता है, किसी दी गई संख्या को जो संख्या काटते हैं उसको क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। अब हमारा एक और परिभाषा होता है, वो हमारा क्या होता है, गुणज। क्या होता है, गुणज। इसको हम लोग मल्टीपल कहते हैं, इसी को हम लोग अपवर्त्य कहते हैं, ठीक है, अपवर्त्य कहते हैं। तो क्या कहेंगे, किसी दी गई संख्या से जो सभी संख्याएं विभाजित
किसी दी गई संख्या से जो सभी संख्या विभाजित होती है वह दी गई संख्या का गुणज कहलाता है। गुणज कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? गुणज कहलाता है। अब ये समझिए, जैसे हमने कहा कि 5 से कौन कौन कटता है? 5 कटता है, 10 कटता है, 15 कटता है, 20 कटता है, कटते जाता है। तब 5 से जो कटेगा उसका गुणज होगा। ठीक है, बोलिए 10 का गुणज कौन होगा? 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा। समझ रहे हैं ना? 8 का गुणज कौन होगा? 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, 32 होगा। यानी खात को पढ़ देंगे टेबल को। ये हमारा क्या कहलाएगा? गुणज। तो विश्वास है आप लोग गुणनखंड और गुणज समझ गए होंगे, है ना? ये जब समझ गए तो आप लोग लघुत्तम महत्तम आसानी से समझ जाइएगा। ठीक है कि नहीं? बोलिए, क्लियर है ये बातें कि नहीं? क्लियर है ये बातें कि नहीं? अब हम लोग लघुत्तम और महत्तम देंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं, एक चीज और जान लेते हैं, और जानिए। और हम लोग क्या कहते हैं? एक गुणनखंड और होता है जिसको हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, है ना? इसको हम लोग प्राइम फैक्टर कहते हैं। प्राइम फैक्टर यानी किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में जब लिखते हैं, जैसे 2 से कट रहा है, 2 दूना 4 और 4 पंचे 20, तो 20 का ये अभाज्य गुणनखंड हुआ। जैसे 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 2 दूना 4 पंचे 20 पंचे 100। ये सब अभाज्य संख्या, ये सब क्या? अभाज्य संख्या। ऐसे ही 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 5 गुना 5, है ना? 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 2 गुना 3। यानी हम ये कह सकते हैं भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? लिख सकते हैं। ये चीज हमारा क्या हो गया? क्लियर हो गया। ये चीज हमारा क्या हो गया? क्लियर होगा। बताइए, ठीक है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? आगे हम जो है चलिए हम बात करेंगे, जैसे हमने कहा अभाज्य गुणनखंड, इसी का हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे। आपको क्वेश्चन पूछा करेगा 140 के अभाज्य गुणनखंड में, 140 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात बताएं। 2 का क्या बताएं? घात बताएं। चलिए 140 का जो अभाज्य गुणनखंड आप कीजिएगा, कहेंगे 2 से लगाएंगे 70 बार में, 2 से लगाएंगे क्या बार में? 35 बार में, और 5 से लगेगा 7 बार में। 140 को आप लिख सकते हैं 2 दूना 4 और 4 पंचे 20 और 20 सत्तर। हम इसको लिखेंगे 2 है तो पावर 2 लिखेंगे, गुना 5 का पावर नहीं कुछ तो 1 लिखेंगे, 7 का पावर नहीं कुछ तो। अब किसका पावर पूछा? अतः यहाँ 2 का पावर पूछा, 2 का घात कितना है? पावर बता दीजिए 2। 2 का घात बराबर कितना है? 2। क्लियर है कि नहीं? बोलिए, क्लियर है कि नहीं? ये अच्छा। इसी के बाद आपको फिर इसी कड़ी में दूसरा सवाल दें, आपको कहेगा 196 के अभाज्य गुणनखंड में 196 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है। 2 का घात बताएं। आपको किसी का पूछ सकता है, हम अभी 2 का दे रहे हैं, ठीक है? किसी का पूछ सकता है। तो 196 को फिर से तोड़िएगा ऐसे, तो 2 यहाँ पर 90 दूना 180, 90 और 90 8, 9 दूना 18, 8 दूना 98, 49 दूना क्या होगा? 98, 7 7 49। 196 का आप लिखिएगा कितना? 2 दूना 4 और 7 गुना 7। हम लिखेंगे 2 का पावर 2 गुना 7 के पावर 2। अतः 2 का घात कितना है? 2 का घात बराबर 2। क्लियर है कि नहीं? बोलिए, ये क्लियर है कि नहीं? ये चीजें आपको परीक्षा में पूछा करता है, ठीक है? चलिए अब हम लोग जो है दूसरे तरफ चलें, तो हम लोग एलसीएम के बारे में जानेंगे। एलसीएम जिसको हम लोग क्या कहते हैं?
लोवेस्ट कॉमन और मल्टीपल लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। अपवर्त्य याद है? अपवर्त्य यदि याद हो तो हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। आप एक बात बताइए, अगर हम बोले 20 और 10 का अपवर्त बताइए, अपवर्त बोले तो गुणज बताइए, गुणज बताएं। आप लोग क्या कीजिएगा, एकदम आसानी से लिखिएगा। 20 को क्या सब लिखिएगा, 20 का 20 दूना 40, 20 तिया 60, 20 चौका 80, 20 पंचा 100, इस तरह से लिखिएगा। 10 को क्या क्या लिखिएगा, 10 का 10, 10 दूना 20, 30, 40, 50, इस तरह से लिखते जाइएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एक बात आपसे पूछते हैं, अब बताइए उभयनिष्ठ क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ गुणज बताइए। उभयनिष्ठ गुणज यानी कॉमन मल्टीपल बताइए। उभयनिष्ठ गुणज बताइए, आप क्या कहिएगा। उभयनिष्ठ गुणज मतलब तो दोनों में होगा, तो दोनों में कौन है, कहेंगे सर 10 तो नहीं है, 20 दोनों में है। बोलिए 20 दोनों में है कि नहीं, 20 है। और बताइए 40 दोनों में है, और बताइए 60 दोनों में है, 80 दोनों में आएगा, इस तरह से जाएगा कि नहीं। कॉमन जो दोनों में है, दोनों में जो हो और सबसे छोटा हो, दोनों में सबसे छोटा हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। तो 10 20 का एलसीएम कितना हो गया, 20 हो गया। इसीलिए कहते हैं लघुत्तम मतलब सबसे छोटा कौन, सम मतलब दोनों में जो हो अपवर्त, सबसे छोटा उभयनिष्ठ अपवर्त, सबसे छोटा उभयनिष्ठ अपवर्त, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या निकलता है, लघुत्तम निकलता है, सबसे छोटा उभयनिष्ठ अपवर्त। हम ये कहना चाहते हैं लघुत्तम का परिभाषा आप लोग कैसे दीजिएगा, क्या कहिएगा, वे सबसे छोटी संख्या जो, ये सबसे छोटी ही है, 20 है तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या, लेकिन छोटी है, जो दोनों से कट जा रहा है, 20 से भी और 10 से भी कटने, 20 से 10 से कटने वाला तो और भी है, लेकिन 20 से छोटा कोई नहीं है जो 10 से भी कटे और 20 से भी कटे। तो वे सबसे छोटी संख्या जो दी गई जो भी संख्या दिया गया हो, दी गई संख्याओं से क्या हो, विभाज्य हो, दी गई संख्या से क्या हो, विभाज्य हो। तो वे सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्या से क्या हो, विभाज्य, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लघुत्तम कहते हैं। क्लियर है बात की नहीं, लघुत्तम कहते हैं, क्लियर है कि नहीं। तो इस तरह से हम लघुत्तम निकालेंगे। निकालने का तरीका अलग, हम आपको बस लघुत्तम का कॉन्सेप्ट सिखा, लघुत्तम होता क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 4 और 6 का लघुत्तम क्या होगा, कहेंगे 12 ऐसा संख्या है जो 4 से भी कटता है और 6 से भी कटता है, 12 से बड़ा तो है, लेकिन 12 से छोटा कोई संख्या नहीं है जो 4 और 6 दोनों से कटे। तो सबसे छोटा 12 ही ना है, तो 12 हमारा क्या हो गया, लघुत्तम हो गया। क्लियर है बात की नहीं। चलिए अब हम लोग इसी प्रकार से हम बात करते किसका, महत्तम का, जिसको हम लोग HCF कहते हैं। शब्द सुनने में लगता है हाईएस्ट कॉमन, यहाँ पर मल्टीपल के जगह पर क्या लग जाता है, फैक्टर। तो आप कह सकते हैं महत्तम समापवर्तक है ना। महत्तम क्या होते हैं, समापवर्तक। देखिए जैसे फिर से बोलिए, 20 और 10 का हम यहाँ पर किसका बात कर रहे हैं, अपवर्तक का, फैक्टर का। तो 20 और 10 का आप लोग क्या बता दीजिए, हमें गुणनखंड बता दीजिए। गुणनखंड जब बता दीजिएगा तो हम अपने महत्तम निकाल लेंगे। क्या निकालिएगा सर, 20 का गुणनखंड क्या निकालिएगा, बोलिए। 1 2 4 5 10 और 20। क्लियर है बात। 10 का क्या सब लिखिएगा, 1 2 5 और 10। अब हमें ये बताइए कॉमन फैक्टर बताइए जो दोनों में है। तो दोनों में कौन है, बोलिए। 1 2 5 10, बस कॉमन यही ना है जी, कॉमन यही ना, दोनों में कौन, यही ना है। तो सबसे ज्यादा कौन है, 10। यही हमारा क्या हुआ, HCF। ये क्या हुआ, HCF। तो हम परिभाषा कैसे लिखेंगे, देखिए, वे
सबसे वे सबसे बड़ी संख्या, वे सबसे बड़ी संख्या जो वे 10 से बड़ा कोई दुनिया में नहीं है जो 20 और 10 को काट दे। वे सबसे बड़ी संख्या, वे सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्या, दी गई संख्या, दी गई संख्या से कट जाऊ नहीं, दी गई संख्या को काट दे, दी गई संख्या को विभाजित कर दे, विभाजित कर दे। क्या बोलेंगे? वे सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्या क्या कर दे, विभाजित कर दे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? HCF कहेंगे। क्या कहेंगे? HCF, महत्तम कहेंगे। क्लियर है बात करें, उसको हम लोग क्या कहेंगे? महत्तम कहेंगे। ठीक है, चलिए महत्तम कहेंगे। ये हमारा महत्तम और लघुत्तम का कुछ कॉन्सेप्ट था, ये बातें। अब आपको यहाँ पर पूछेगा, आपको पूछेगा अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM तथा HCF, अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM तथा HCF पूछेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देते हैं। 20, 10 तथा 24 का LCM तथा HCF बताएं। कौन विधि से बताना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। जब ये अभाज्य गुणनखंड विधि का, तो हमको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 20 को क्या लिखेगा? 20 को क्या लिखेगा? 2 दूना 4 और 4 पंचे 20। 10 को क्या लिखेगा? 2 दूना, अच्छा 2 पंचे 10। 24 को क्या लिखेगा? 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिया 24। अच्छा हम कहेंगे उभयनिष्ठ, बोलिए उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कह सकते हैं। उभयनिष्ठ कौन कौन है? तो कहेंगे ये 2 देखिए तीनों में है, बोलिए 2 यहाँ पर तीनों में, बताइए प्यार से। 2 यहाँ पर तीनों में है कि नहीं? और बोलिए और कोई तीनों में है? नहीं है। तो हम लोग क्या कहेंगे? सर उभयनिष्ठ का जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर उभयनिष्ठ केवल क्या है? 2 है। और कोई रहता तो लिखते, और कोई रहता तो गुना दे करके लिखते, ठीक है, नहीं है तो उभयनिष्ठ केवल 2 है। इसका महत्तम कितना हो जाएगा? इसीलिए HCF जो होगा, किसका HCF? 20, 10 और 24 का, वो कितना होगा बच्चा जी? 2 होगा। वो कितना होगा? 2 होगा। क्लियर है बात की नहीं? अब बात करते हैं किसका? LCM का। किसका बात करते हैं? LCM का। जब आप लोग LCM निकालिएगा, LCM निकालिएगा तो आपको क्या लिखना होगा? पहले ऐसे देखिए, या तो HCF लेकर के बाकी जो बचा उसको गुना कर दीजिए, या तो ये होता है, ये होता है। आप ये बताइए इसमें 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 क्या क्या है, मतलब टोटल में क्या क्या है? तो कहेंगे 2 है गुना 3 है गुना क्या है? 5 है। बोलिए 2, 5, 3 के अलावा कुछ नजर आ रहा है? केवल 2 है, 5 है, 3 है। बोलिए 2 है, 3 है, 5 है। ठीक है, तीनों लिख दिए। अब बोलिए इसको 2 क्या गो है? ऐसे बोलिए 2 क्या गो है? 2 गो गुना 5 एगो। इसको बोलिए 2 एगो गुना 5 भी क्या गो? एगो। इसको बोलिए 2 क्या गो? 3 गो गुना 3 क्या गो? एगो। यानी 2 एकड़ा 2 गो एकड़ा एगो एकड़ा 3 गो, बेसिस बेसी क्या गो है? 3 गो। ज्यादा से ज्यादा क्या गो है? 3 गो। 3 एकड़ा एगो और इसी को एको गो नहीं, यानी ज्यादा से ज्यादा एक ही है। 5 एक ही, एक सबको है, एक है। ठीक है, तो ये 8 हुआ, ये 5 दिया 15 हुआ, 15 8 कितना होगा जी? 120। क्लियर है बात की नहीं? ये हमारा क्या निकल गया? लघुत्तम निकल गया। ये हमारा क्या निकल गया? लघुत्तम निकल गया। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आपको लेकर समझाते हैं। दूसरा देखिए, हमने कहा 24, 30 तथा 36 का LCM तथा HCF बताएं। LCM तथा क्या बताएं? HCF बताएं। चलिए ऐसे में हम क्या करेंगे? 24 का हम लोग जो है गुणनखंड करेंगे। 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24। 30 का करेंगे तो 2 तिया 6 पंच 30। 36 का करेंगे तो 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36। अब यदि हम लोग क्या करें? HCF निकालें तो कहेंगे HCF कॉमन, देखिए ये 2 है गुना 3 भी है, 3 भी है सब में, 3 इसमें एक देखिए ये है, फिर यहाँ देखिए ये है और ये है, तो 3 भी सब में। और कुछ है क्या? नहीं है, और कुछ नहीं है। तो बस 3 गुना कितना हो गया? 6।
एलसीएम का जब हम बात करते हैं, तो आप एक बात बताइए, एलसीएम का जब बात करते हैं तो हम ऐसे करते हैं, 2 का पावर कितना है इसमें, 3 है, गुना 3 है। इसमें देखिए 2 है, 3 है और 5 है, पावर एक है। इसमें बोलिए 2 पावर 2 है और 3 पावर 2 है। इसमें क्या क्या है, तो कहेंगे 2 है और 3 है और 5 है, बस खत्म। 2 एकरा 3 गो और एकरा 2 गो, यानी ज्यादा से ज्यादा 3 गो है, 3 ज्यादा से ज्यादा 2 गो है, 5 ज्यादा से ज्यादा एक ही है। तो ये 8 हुआ, ये 9 हुआ, ये 5 हुआ। 8 पंचे 40 नमा 360 हो गया आंसर। कितना हो गया, 360 हो गया। क्लियर है बात की नहीं? चलिए आप लोग घर से बना कर आइए 40, 45 तथा 50 का एलसीएम तथा एचसीएफ बताएं। एलसीएम तथा एचसीएफ बताना आपको, ठीक है। चलिए ये आपको करना है, ये आपको करना है, ठीक है। चलिए अब हम आपको एक बात बता रहे हैं, देखिए दो अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्याएं यदि a तथा b हो तो, यानी दो गो अभाज्य संख्या ली है, एगो a है एगो b है, कुछ भी हो, 3 हो 5 हो कुछ भी हो, इसका यदि एचसीएफ निकालेंगे बच्चा जी ए बी का, तो वो कितना निकलेगा 1। इसका यदि एलसीएम निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा ए बी का, दोनों को गुना कर देंगे, अभाज्य में दोनों क्या कर देते गुना कर। क्लियर है? ये इसका एलसीएम और क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अच्छा बताइए, दो लगातार सम संख्या, दो लगातार सम संख्या का एचसीएफ बराबर कितना होता है, 2 होता है। दो को लगातार सम संख्या लीजिए, उसका एचसीएफ कितना होगा, तो लगातार मतलब जैसे 4 और 6 ले लिए, इसका एचसीएफ कितना होगा, तो कहेंगे 2 होगा। 2 लगातार का क्या होगा, 2 लगातार का कितना होगा, 2 होगा। क्लियर है बात की नहीं? क्लियर है कि नहीं ये बोलिए। अब इसके बाद बोलिए, इसके बाद हम ये कहना चाहते हैं, एलसीएम एचसीएफ के दौर में ये होता है, यदि ए तथा बी दो संख्याएं हो तो, यानी यहाँ पर हम इन्हें कह रहे हैं कि अभाज्य है कि भाज्य, कोई भी दो संख्या हो तो क्या होता है, a गुना b का जो मान होता है, ये आप एचसीएफ निकाल लीजिए किसका, ए बी का, गुना एलसीएम निकाल लीजिए किसका, ए बी का, इसके बराबर होता है। तो ठीक है, इसके क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है बात की? इसके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, सीखिए जरा ध्यान से। जैसे हमने कहा जैसे हम 20 और 10 लेते हैं, दो गो संख्या लिए, ठीक है, 20 और 10 ले लिए, यानी a बराबर यहाँ पर 20 है और b बराबर यहाँ पर क्या है, 10 है। इसका एलसीएम निकालिए, किसका, 20 और 10 का, तो आप कहिएगा इसका एलसीएम कितना निकलेगा, 20। इसका एचसीएफ निकालिए, किसका, 20 और 10 का, कितना निकलेगा, क्या बोलेंगे, 10। ठीक है, क्लियर है, 20 और 10। यहाँ क्या होने वाला है, ये देखिए, आप a को b गुना कीजिए, तो कहेंगे 20 गुना 10 होगा, कितना हुआ, 200 हुआ कि नहीं, बोलिए। उसी प्रकार से एलसीएम ए बी का गुना कीजिए किससे, एचसीएफ ए बी का जो निकाले हैं, तो गुना कीजिए, एलसीएम 20 निकला है, एचसीएफ 10 निकला है, ये भी क्या हुआ, 200। देखिए दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ, यही बात कर रहे हैं, यही चीजें होती, ठीक है। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ जो निकालेंगे, वो दोनों के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ से पहली संख्या दूसरी संख्या ऐसे बोलते हैं, यहाँ से फॉर्मूला बना सकते हैं, यदि a बराबर पहली संख्या, a बराबर क्या हो, पहली संख्या, अब b बराबर क्या हो, दूसरी संख्या, तो हम कह सकते हैं पहली संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ बट्टे कौन संख्या, दूसरी संख्या, बट्टे कौन संख्या, दूसरी संख्या। अगर बात करेंगे यहीं पर कौन सा संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर क्या कहेंगे, एलसीएम गुना एचसीएफ बट्टे पहली संख्या, बट्टे कौन संख्या, पहली संख्या। इसी प्रकार से बात करेंगे एलसीएम बराबर आप कहेंगे पहली संख्या गुना
दूसरी संख्या बटा क्या होगा HCF, है ना, बटा क्या होगा HCF। यदि बात करेंगे HCF बराबर आप कहेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा क्या होगा LCM। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना, चलिए ठीक है, क्लियर है। चलिए इसके बाद आपको क्या क्वेश्चन पूछा करता है, आपको ये पूछेगा यदि 160 बराबर 2 के पावर m गुना 3 गुना 5 के पावर n, तो m प्लस n का मान बताएं, ये आपको पूछेगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन करने के लिए क्या कीजिएगा, 160 को क्या लिखिएगा बताइए, कहेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 अपन 160। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, क्लियर है कि नहीं। इसी का मान दिया है, कितना दिया है जी, इसी का मान 2 का पावर m दिया है और 5 का पावर क्या दिया है n दिया है। तो हम लिखेंगे 2 का पावर 1 2 3 4 5 गुना 5 के पावर नहीं कुछ तो 1 बराबर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n। तुलना कीजिए, तुलना करेंगे तो जो m का मान होगा, ये 2 का पावर m, तो 2 का पावर कितना है 5 है, और जो n का मान है 5 का पावर n है, तो 5 का पावर कितना है 1 है। इसीलिए m प्लस n बराबर यानी 5 प्लस क्या होगा 1 बराबर कितना होगा 6। क्लियर है बात के लिए, क्लियर है कि नहीं, बोलिए क्लियर है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है जरा देखिए, यदि 140 बराबर 2 के पावर m गुना 3 के पावर n गुना 7 के पावर 5 के पावर 2 के पावर a गुना 3 के पावर b गुना 5 के पावर c गुना 7 के पावर d, तो m प्लस n a प्लस b प्लस c इंटू डी बताएं, ये बताना आपको। ठीक है, चलिए देखिए गौर से, हम कहेंगे एकदम आसान हो जाएगा जब हम बनाना चाहे तो। 144 को आप क्या लिखिएगा, तो 2 दूना 4 दूना 8 है ना, 5 गुना 7 7 पंच 35 गुना 70 दो 7 पंच 35 गुना 70 गुना 140, एगो 2 ज्यादा हो गया। चलिए ये हमारा हो गया 2 दूना 4 पंच 20 70। ठीक है, चलिए इसी का अनुमान दिया है, क्या दिया है 2 के पावर a गुना 3 के पावर b गुना 5 के पावर c गुना 7 के पावर d। गौर से देखिए इसमें 2 कै गो है, 2 कै गो है, 2 गो, 3 है नहीं है तो क्या देंगे 0, 5 है क्या गो एगो, और 7 है क्या गो एगो, बराबर लिखिए 2 का पावर a और 3 के पावर b गुना 5 के पावर c गुना 7 के पावर d। जो नहीं है उसका मान 0 कर दी, क्योंकि किसी संख्या पर पावर 0 देने से उसका कोई वैल्यू नहीं, मतलब 1 होता है, क्या होता है 1 वैल्यू होता है। ये चीजें वीडियो डाल देंगे या तो समझा देंगे किसी दिन। ठीक है, चलिए तो ये हमारा देखिए, तुलना कीजिए, तुलना जब करेंगे इसीलिए a बराबर होगा क्या 2, b बराबर होगा 0, c बराबर क्या होगा 1, d बराबर भी क्या होगा 1। अब किसका मान पूछा, a प्लस b प्लस c इंटू डी का मान पूछा, तो a का मान बता दीजिए फटाक से, 2 प्लस 0 प्लस 1 और कितना हो जाएगा 1, 2 1 3 हो जाएगा गुना 1 कितना हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, कितना आंसर हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया करता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया करता है। क्लियर है बात के लिए, क्लियर है कि नहीं, बोलिए क्लियर है। अब हम लोग जो है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट आएगा वीडियो नेक्स्ट, इसमें हम लोग चैप्टर का शुरुआत करने वाले हैं, चैप्टर है ना, एक्सरसाइज 1.1 से हम लोग क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। विश्वास आपको मजा आएगा, अब जितना चीज पढ़ा दी इसी में से आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए।